सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। आज बहुत इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट भी आई है कि जैसे अफ्रीका के अंदर जो कैटल ट्रैफिकिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे लाइफ स्टॉक ट्रैफिकिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और मतलब मेनली फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जो कई वहाँ लोकल ग्रुप्स हैं अपने लिए इनकम जनरेट करने के लिए लाइफ स्टॉक ट्रैफिकिंग हो रही है। तो ये एक मतलब एक यूनिक सा तरीका है, और क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ये कुछ ऐसा तरीका भी अपनाया जा रहा है। तो जैसे कई सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं कि अफ्रीका में क्या चैलेंजेस हैं, या टेररिज्म पे कोई प्रश्न आता है तो वहाँ पे इस आर्गूमेंट को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आज का पहला जो टॉपिक है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी। उस पर कनाडीपा करके क्या है, ये स्पीसीज इन न्यूज़, कंपैशनेट केयर का कंसेप्ट है, और फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया, स्पेस एक्स, स्टारलिंक और डिजिटल एज के टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डिजिटल एज के कंसेप्ट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या प्रयास आपका किया जा रहा है। सो दैट इज़ देयर। इंडिया अंडर सी केबल रिवोल्यूशन की बात इसमें की गई है, इंडिया का जो अंडर सी केबल रिवोल्यूशन है। लाइफ स्टॉक थेफ्ट एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन साहिल रीजन, साहिल रीजन के अंदर। तो ये एक टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिए बन सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स ट्री फेलिंग इन कांचा गाजी बाउली। ये आई थिंक तेलंगाना के अंदर ये रीजन लोकेटेड है। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे पूरा का पूरा जो रीजन है, जैसे एक डेंस फॉरेस्ट है, अब उसको काट के क्या कर रहे हैं कि हम कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो जो भी डेवलपमेंट होगा वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, इंसानों को ध्यान में रख के जो है चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अधिक इकोलॉजी पर पड़ेगा, बहुत सारे जो जीव हैं उनके हैबिटेशन पे पड़ेगा। तो पहले जो भी करना है वो हमने कर लिया, बट क्या प्रेजेंट टाइम पे जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसमें हम कुछ ऐसा उसका कुछ अल्टरनेटिव देख सकते हैं क्या? हमारे पास प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? क्या इकोलॉजी प्रायोरिटी होना चाहिए या इकोनॉमी जो है प्रायोरिटी होना चाहिए? तो इस कंटेक्स्ट में जब भी आप जैसे जुडिशरी के रोल के ऊपर लिखते हो, या सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या रोल प्ले किया जा सकता है एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट के लिए, तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल आप दे सकते हो जो कि फॉरेस्ट है आपका, और फॉरेस्ट का कांचा गजीबौली जो फॉरेस्ट आपका है उसका आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे जल्द बंद करना चाहिए, जो भी आप मतलब वहाँ पे जो भी कटाई चल रही है और जो भी ट्रीज़ को काटा जा रहा है उसको बंद करना चाहिए। अगर नहीं किया जाए तो इसके लिए जो चीफ सेक्रेटरी है ही विल बी रेस्पॉन्सिबल। तो ऐसा जब कड़ा स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो उस कंटेक्स्ट में फिर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो तुरंत हॉल्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रोल के ऊपर कभी कोई प्रश्न आता है तो उस पर आप इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कनाडियप्पा गेट्स जीआई टैग। ये जो कनाडियप्पा है कनाडिप्पा करके है, इसे जीआई टैग मिला है। तो ये ऐसा है, कुछ इस टाइप से है, ये ऐसा मैट टाइप बनता है, इसको बोला जाता है। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर के रूप में डिक्लेयर किया गया है। मेनली ये ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है केरला से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है ट्राइबल डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि जैसे क्या होता है ट्राइबल हमारी जो कम्युनिटी है उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स भी होते हैं। स्पेसिफिक स्किल और इनका मार्केट के अंदर डिमांड भी है, जैसे अगर किसी अर्बनाइज्ड मार्केट तक लेकर जाते हैं, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक आर्ट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, वेल तरीके से अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो उसको एक अच्छा कमर्शियल वैल्यू भी मिल सकता है। तो इसका एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं कनाडिप्या, ये यूनिक ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है केरला से, और ये कह सकते हैं कि जीआई टैग देने के बाद से इन्हें मार्केट प्रोटेक्शन भी अवेलेबल होगा। प्लस ये जो प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग देने की वजह से काफ़ी सारे दूसरे इसको इम्पॉर्टेंस भी आपका मिलेगा, यूनिकनेस भी मिलेगा, और एक रिकॉग्निशन होने की वजह से इसका जो कमर्शियल वैल्यू है वो भी आपका बढ़ेगा। सो ये मेनली रीड बैम्बू का मिलकर बनता है, और यूनिक इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे वार्मथ रहता है, गर्म रहता है विंटर के टाइम पे, कूलिंग इफेक्ट समर के टाइम पे रहता है। तो ये यूनिकनेस है, जैसे आप देख सकते हो ना, दिस इज़ द थिंग जिसको आपको जीआई टैग मिला है। तो ये पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो टैग है या फिर ये जो क्राफ्ट है किससे रिलेटेड है, तो ये या किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना है इट इज़ रिलेटेड विद केरला कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कंपैशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर, हियर्स व्हाट इट लुक्स लाइक इन इंडिया। कंपैशन, ठीक है, जैसे एक तरीके का आप कह सकते हो कि किसी के दर्द को फील करना। तो ये वर्ड है, जैसे कभी भी आप हेल्थ केयर के ऊपर लिखते हो ना तो ये एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कंपैशनेट प्राइमरी हेल्थ केयर,
ऐसा कुछ वर्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कंपैशनेट प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उस हेल्थ केयर फैसिलिटी में आप क्या कर रहे हो कि एक तो ठीक है जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है या जो मेडिकल सर्विस है दैट इज़ देयर, बट आप कंपैशन अंदर होना, कंपैशन मतलब जो थोड़ा सा केयर जो है वो देखने को होना चाहिए। तो इससे जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ देयर और वो हीलिंग में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कंपैशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अवेयरनेस, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसे इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये एक आस्पेक्ट आप हाईलाइट कर सकते हैं। जो कंपैशनेट प्राइमरी हेल्थ केयर है, it's being responsive or adapting to the community needs, also includes focus on क्वालिटी पे फोकस करना, ट्रेनिंग, ऑडिट्स और हैंड होल्डिंग, मतलब कई सारे ऐसे आस्पेक्ट हैं। तो उसके माध्यम से जो भी प्रॉपर सर्विसेज है वो भी आपकी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे कंपैशनेट है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं वो पेशेंट्स को जैसे मान लो रेफर में लेके जाना है या मान लो अवेयरनेस रेस करना है टीबी प्रोग्राम के लिए, कि दूसरी बीमारी जैसे सिलिकोसिस है उसके प्रति अवेयरनेस जनरेट करना है, या कोई दवा को कैसे एक्सेस करना है, जो डायग्नोसिस है वो आपका करना है। तो उस सब में क्या है, एक तरीके से जो कंपैशनेट जो केयर है ये अपनाया जा सकता है। और कंपैशन जैसे जो फीचर्स हैं, अवेयरनेस है जिसमें आप सामने वाले के प्रति एक सहानुभूति टाइप आप रखते हैं, उसको एक प्रॉपर केयर देते हैं, तो वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी इस प्रकार का जो अप्रोच एटीट्यूडल चेंज है वो हेल्प करेगा। तो ये शब्द आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कंपैशनेट केयर कभी जैसे लिख रहे हो तो इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। कभी हेल्थ रिफॉर्म्स और इस पर कभी कोई प्रश्न आता है तो इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, इस चीज़ को मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं द अदर स्पेस रेस, अ जियो पॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट, जियो पॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है, दैट इज़ द जियो पॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट। अब इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है कि अगर आप विश्व की बात करो, जैसे मान लो भारत की बात करते हैं, अब इंटरनेट कनेक्टिविटी है विश्व में, कई सारे जैसे गांव हैं, कई एरियाज़ आप ले लो, कहीं पे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर सकते हो। मान लो आप कई सारे आइसोलेटेड एरिया पे जाते हो जहाँ प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो भी पूरा का पूरा मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखो तो इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स, मतलब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हैं और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इस गैप को हम कैसे ब्रिज करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस गैप को हमें जो है किसी न किसी तरीके से ब्रिज जो है वो करना है। अब इसके लिए ये है कि खुद से काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करें। दूसरा सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ किया जाए, जैसे कई कंपनीज़ हैं, खासतौर से जैसे स्पेस एक्स है, उसका स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, इट इज़ कॉल्ड ए स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशंस है, जैसे आप ऊपर देखो ना बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, इन सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट को प्रोवाइड करना, अलग अलग जैसे ऐसा छतरी टाइप लगा है और वहाँ से जो है इंटरनेट डायरेक्टली, जैसे मान लो कोई भी टेलीकम्युनिकेशन एयरटेल जियो कोई भी ऐसा वो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और वो फिर हमने एयरटेल हमने जियो लिया तो उसके माध्यम से हम फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे अगर इनको इंटरनेट देना है और अगर क्योंकि इनके पास इतना हाईली डेवलप्ड आपका सैटेलाइट सिस्टम ऑलरेडी इतना नहीं है, तो उस कंसिड्रेशन में जो स्टारलिंक है उससे जुड़कर एक जो एक कोलैबोरेशन है उसके माध्यम से जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत चीज़ें रन करने की बात की गई है। और जो एलॉन मस्क है उनका जो रोल है यूएस के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ भी हुआ है, और क्योंकि रोल बहुत इंक्रीज़ हुआ है, प्रोमिनेंट हुआ है, तो जो स्टारलिंक का पेनिट्रेशन है भारत के अंदर या उसका जो सर्विस की अवेलेबिलिटी है भारत के अंदर दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज़ इन फ्यूचर। और हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट ये है कि इसका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अधिक बढ़ सकता है, मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी आइसोलेटेड एरिया में भी जो ये प्रॉपर कनेक्टिविटी है दैट विल बी देयर। और डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर एक्सेसिबिलिटी है, चाहे वो मान लो एजुकेशन को लेकर आप कह सकते हैं या हेल्थ को लेकर आप कह सकते हैं, दूसरे किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं, तो उस कंसिड्रेशन में ये डिजिटल कनेक्टिविटी काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि जो भी ऐसा डिजिटली आइसोलेटेड है या देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ डिजिटल इनइक्वालिटी, तो इससे एक तरीके की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी राइज़ हो सकती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इसलिए राइज़ हो सकती है क्योंकि जैसे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्रॉपर कनेक्टिविटी है उसके पास या डिजिटल टेक्नोलॉजी की प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी है उसके पास, तो
एक टाइम के बाद व्हाट विल हैपन कि वो सारे सर्विसेज और उन सबको एक्सेस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए कि अगर इन टेक्नोलॉजी और जो भी एक्सेसिबिलिटी अगर वो नहीं कर पा रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर एक्सेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे जो एक्सेस कर पा रहे हैं तो उनसे वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि डिजिटल डिवाइड को हमें ब्रिज किसी न किसी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना है, और ये एक प्रयास आपका किया जा रहा है। तो इंडिया के की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एडवांस अर्बन एरियाज़ भी हैं, ऐसे एडवांस अर्बन एरिया जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, और आपके आइसोलेटेड विलेजेस भी हैं, रिमोट विलेजेस भी हैं। स्पेस एक्स ने एयरटेल और जियो से पार्टनरशिप भी की है, जिससे कि अपनी स्टारलिंक की सर्विसेज जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता है। जैसे अर्बन एरियाज़ हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है, रूरल एरियाज़ की बात करें तो लिमिटेड एक्सेस है, तो स्टारलिंक के साथ जो पार्टनरशिप है वो आपकी की जा रही है। स्टारलिंक के साथ जो पार्टनरशिप है दैट कैन बी स्टैब्लिश। अब क्या है कि जो कनेक्टिविटी गैप भारत के अंदर देखा जाए तो रीजनल लैकिंग, एक तो फाइबर ऑप्टिक्स की कमी है, सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो अर्बन एरियाज़ में हाई स्पीड इंटरनेट आपका है, रूरल एरियाज़ में वो डिसकनेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें। स्पेस एक्स का पार्टनरशिप एयरटेल जियो के बाद से क्या है कि ये क्या है, इस कोलैबोरेशन से, ये जो आपका कोलैबोरेशन आपका हुआ इसकी वजह से हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो आपका प्रोवाइड होगा, हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उससे काफ़ी बचत मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट के सेटेलाइट के माध्यम से जो कनेक्टिविटी वो आपका प्रोवाइड का आपका हो रहा है। और क्योंकि बहुत सारा ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी की कमी है, तो यहाँ पे एक मैसिव मार्केट स्पेसएक्स के लिए डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद ये भी हाईलाइट किया गया है कि टेक्नोलॉजीज़ हैं उन जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए जो डोमेस्टिक कंपनीज़ का यूज़ करते हुए एंड फिर जो स्पेसएक्स इनके साथ पार्टनरशिप करके जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा है। इससे कई प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी रहेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब क्योंकि कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर इस्टेब्लिश होगा तो जो डिजिटल डिवाइड है वो कहीं ना कहीं ब्रिज होगा। लेकिन जो इंडियन रेगुलेटरी लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन हाँ चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर आप किसी आइसोलेटेड एरिया के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो उसका बहुत सारा एनवायरनमेंट क्लियरेंस और बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं आपको देखने पड़ेंगे। बट अगर सेटेलाइट के माध्यम से प्रॉपर ऐसा कनेक्टिविटी दे रहे हैं तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होगा, सेटेलाइट से डायरेक्टली जो है वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सकती है। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। अब जैसे मान लो अगर बहुत सारे लोग जो है आप कह सकते हैं कि जुड़ रहे हैं, वो सारा स्टारलिंक के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या इससे जो कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड स्टारलिंक के माध्यम से की जा रही है तो कितना ज़्यादा डेटा सिक्योर है, कितनी इन्फॉर्मेशन उन तक रीच कर रही है। तो ये एक हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा ये चीज़ में थोड़ा रिसर्च करना। बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऐसे एरियाज़ में होंगे वो पूरे तरीके से रिलाई करेंगे, डिपेंडेंट होंगे स्टारलिंक के ऊपर, और फिर उसका क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे देश की इकोनॉमी को रन करना, चाहे वो बैंकिंग को लेके हो गया, हेल्थ केयर को लेके हो गया, और वो पूरे तरीके से मान लो स्टारलिंक के नेट पर ही निर्भर है, तो वहाँ पे फिर चैलेंजेस आएंगे। कई प्रकार के थ्रेट होंगे कि मान लो कि स्टारलिंक ने तुरंत जो सर्विस है वो देना बंद कर दिया, फिर उसके बाद क्या स्थिति हो सकती है। यूएस चाइना भी अपना डिजिटल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। इंडिया के पास चॉइस है कि अपना होम ग्रोन अल्टरनेटिव जाए या फॉरेन पार्टनरशिप करें, फिर जो डेमोक्रेटिक एलाइज है उनके साथ अलाइन करना, और ओवर अथॉरिटेरियन रिजीम। तो यहाँ पे मतलब या तो यूएस की बात करते हो, यूएस के साथ ये है कि सेम वैल्यू सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। चाइना की बात करें तो वहाँ पे एक अलग है और चाइना का एक कंसर्न अलग से है। बट यूएस के कंटेक्स्ट में भी हमारा कंसर्न अपने डेटा सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में होगा, डिपेंडेंसी कितना, कि जैसे अगर आप देखो जीपीएस हम यूज़ करते थे और उसको जब कारगिल वॉर हुई थी तो जीपीएस की सर्विस कुछ एरियाज़ के लिए उसने देने से मना कर दिया था यूएस के अंदर। तो ये जो डिपेंडेंसी जनरेट होगी वो किस प्रकार का कहीं ना कहीं एक चैलेंज लेकर आएगी, वो देखने की ज़रूरत जो है वो बनती है कि अगर हमारी डिपेंडेंसी इतनी अधिक रहेगी स्पेस एक्स पे तो इसका हम पर असर क्या ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे बनता है। तो स्पेस एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, 7000 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट के अंदर, और कॉम्पिटिटर्स लाइक वन वेब अमेजन प्रोजेक्ट के ऊपर की बात करती है अभी पीछे है। और इसमें क्या है कि जो मतलब डोमिनेंस है
जो डोमिनेंस है, तो लाइक डोमिनेंस रेजेस क्वेश्चन अबाउट कंपटीशन, प्राइसिंग एंड डिपेंडेंसी, क्योंकि अभी स्पेसएक्स का ऐसा पैरेलल अभी कोई खड़ा हुआ नहीं है, तो उसका पूरा मोनोपोली है, उसका डोमिनेंस है, तो प्राइसिंग कैसे रखता है, और डिपेंडेंसी की अगर बात करें तो उस पर डिपेंडेंसी कब तक रखी जा सकती है, प्राइवेट जो कंपनीज़ है उनका अगर इतना इन्फ्लुएंस, आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड स्पेसएक्स के द्वारा किया जा रहा है, उससे पूरे तरीके से निर्भर आपका करता है। तो वो कब तक हम मतलब ये जो कंपटीशन की कमी और डिपेंडेंसी इंक्रीज करेंगे, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा। तो ये भी एक है जो मोनोपोलिस्टिक कंसर्न रेज हुए हैं। फिर आपका है कि जो डिजिटल सोवेनिटी है, ये भी है आज के टाइम पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी डिजिटल स्पेस है, उस डिजिटल स्पेस में आपका से होना चाहिए, आप डेटा कंट्रोल करके रखो। मतलब डिजिटल स्पेस मतलब किसी देश का एक तो फिजिकल स्पेस होता है जो कि हमारी बाउंड्रीज डिफाइन करती है, डिजिटल स्पेस है। अब डिजिटल स्पेस में हमारी कितना से है, क्या हम अपने डिजिटल स्पेस पर खुद निर्भर हैं या हम किसी और पे निर्भर हैं, डिजिटल स्पेस को हम कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो डिजिटल सोवेरेंटी कहलाता है। तो डिजिटल सोवेरेंटी रिप्रेजेंट अ प्रॉफिटेबल ट्रैवलिंग कम्युनिकेशंस। अब यहाँ पे क्या है कि स्टारलिंक का तो एक मार्केट डोमिनेंस है अभी फ़िलहाल के लिए, और लिमिटेड कंट्रोल भी है। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द डिजिटल सोवेरेंटी, तो एक तरफ आपको देखना है कि आप पूरे तरीके से निर्भर एक कंपनी पे कर रहे हो, और वो भी बाहर की दूसरी कंपनी है, रिलेशन ख़राब होते हैं तब, मतलब वो अगर उस स्थिति में हमारी डिपेंडेंसी जो इस कंपनी पर रहेगी वो किस हद तक ठीक रहेगी, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात बन जाती है। फिर हम अपनी सोवेरेंटी को खासतौर से डिजिटल स्पेस में कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ये देखना वाला पड़ेगा। तो इंडिया लिमिटेड सैटेलाइट कैपेसिटी, ये एक स्ट्रेटजिक एसेट है। इमर्जिंग प्लेयर्स लाइक अमेजन का जो के ऊपर है, वो एक मतलब उसका भी इतना प्रेजेंस नहीं है, तो उसको प्रेजेंस बढ़ाना है। भारत को भी अपनी कैपेबिलिटीज एरियाज़ में डेवलप करना पड़ेगा। इसरो का एक महत्वपूर्ण रोल है कि हम अपनी इंडिजिनस सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं। ये डिजिटल सोवेरेंटी मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिजिटल स्पेस में दो देश की सरकार है, उसका कंट्रोल हो, कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे मान लो फिजिकल स्पेस है ना, तो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, अब बाउंड्रीज़ में कोई एंटर करता है तो ऐसा नहीं कि कोई भी एंटर कर जाए या कोई भी हमारी बाउंड्रीज़ पे कुछ जो है चैलेंज जो है वो रखे, तो उस चीज़ को सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया। ऐसी डिजिटल स्पेस के अंदर भी एक लेवल ऑफ जो कंट्रोल है वो होना, कंट्रोल इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट रेगुलेशन, मतलब अपना जो से है वो होना चाहिए, वो एक सोवेरेनिटी मेंटेन रहना, आपको रहना चाहिए। एयरटेल जियो पार्टनरशिप है, ये कुछ ना कुछ सोवेरेनिटी को ज़रूर से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट आपका करने में फैसिलिटेट आपका करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोविज़न, लोकल डेटा स्टोरेज, ये हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा सकता है या लोकल डेटा का प्रॉपर स्टोरेज है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, ऐसे दो चीज़ें हैं जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। BSNL का प्रॉपर एब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप में BSNL इंक्लूडेड नहीं है। मेनली वही है कि जो BSNL है, आप कह सकते हैं कि उसमें जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी काफ़ी हद तक कमी है, और जो लोग वहाँ काम भी करते हैं उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो भी बहुत अधिक कमी है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो भी काम करते हैं उस पर वो जो एक्सपर्टीज़ वाले लोग होने चाहिए वो इतने नहीं हैं। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन की बात करें तो ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस एंड जियो पॉलिटिकल, देखो इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि इंटरनेट को आप कैसे रन करते हो, जैसे होता है ना, देखो यहाँ पे आपको समझना है कि ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से सरकार अपने कार्य को कर रही है, वो ई गवर्नेंस होता है। आप कैसे इंटरनेट को रेगुलेट करते हो, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से आप उसको रन करते हो, तो वो इंटरनेट गवर्नेंस आपका हो जाएगा। तो ये जो पार्टनरशिप है ये एक नए प्रकार का मॉडल प्रेजेंट करेगी ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस के लिए। टेक्नोलॉजी की बात करें, प्लस एक तो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखो स्टारलिंक ने 7,000 के आसपास सेटेलाइट किए, अब कोई दूसरा करेगा तो वो बहुत चैलेंज पैदा करेगा उस चीज़ को करने के लिए। अब एक ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव की है, तो बट वहाँ पे अभी ये देखना है कि अगर कोई उसका इस्तेमाल भी करता है तो एक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, अपना एक ऑटोनॉमी होती है ना, कि ऐसा नहीं कि निर्भरता जो है वो अगर किसी पर हम निर्भर करते हैं तो वो उसका एक्सप्लॉयटेशन करे। तो एक तरफ आपका टेक्नोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इनको बैलेंस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर सी केबल इंपॉर्टेंट। अब आप देखो ये जो अंडर सी समुद्र के नीचे से ऐसा केबल जाता है ना इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो बहुत सारी जगह से जो ये फाइबर टाइप केबल टाइप आती हैं और ये
एक जगह पे मीट करती है और फिर जो इंटरनेट है वह क्रॉस वर्ल्ड जो है वो आपका कनेक्ट हुई समुद्र के नीचे से ये केबल्स आपकी जाती हैं, हम कहते हैं अंडर सी केबल्स। जैसे ये आप देखो ये अंडर सी केबल्स है, दे आर कॉल्ड एज अंडर सी केबल्स। तो अंडर सी केबल्स हैं ये किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ओशियन के ऐसा नीचे जो है जो फ्लोर है वहाँ से ये होकर जाती हैं और ये क्रूशियल है जिससे कि ग्लोबल कम्युनिकेशन आपका मेंटेन रहता है। और मतलब इन केबल्स के बिना आप ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश जो है वो नहीं कर सकते हो। जैसे एयरटेल टू अफ्रीका पल्स सिस्टम, ये क्या है, इट्स अ सिग्निफिकेंट एडिशन। जैसे ये इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम मेटा, फेसबुक उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट है और इसमें 100 टेराबाइट पर सेकेंड ऑफ कैपेसिटी ऐड ऑन हुई है। फिर सी मी V6 केबल है, ये भी एक इंडिया की केबल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही हैं, जैसे सी मी V6 केबल और एयरटेल टू अफ्रीका पल्स सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो लैंड कहाँ कर रही है, चेन्नई और मुंबई में जो केबल आके रीच करेगी। एक तरफ एयरटेल टू अफ्रीका पल है और एक सी मी V6 है, ये चेन्नई मुंबई में एंटर करेगी, मतलब वहाँ पे इसका आप कह सकते हो कि जो लैंड करेगी जो केबल है, जो केबल आ रही है। मेजर हब है तो मुंबई और चेन्नई एक की लैंडिंग पॉइंट है, लगभग 95% जो केबल है वो वर्सोवा मुंबई में आपका आ रही है। और करंट जो कैपेसिटी है मतलब वो आउटस्पेस्ड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, आपको नए जो हब्स हैं, जो लैंडिंग हब्स हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करने का ज़रूरत पड़ेगा। सो वल्नरेबिलिटी टू केबल कट, तो लिमिटेड केबल इंक्रीजेज एक्सेस ससेप्टेबिलिटी टू डिसरप्शन। जैसे मान लो लिमिटेड केबल है, उसे सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं फिर क्या है कि वो पूरा जो सर्विस है उसका डिसरप्शन होगा। तो ये भी है, अप टू 51 परमिशन रिक्वायर्ड कॉजिंग डिले एंड इंक्रीज कॉस्ट। तो लाइक अगर कोई अंडर सी केबल डिप्लॉयमेंट या अंडर सी केबल ऐसा कर रहा है तो उससे बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत है, लगभग 51 के आसपास जो है परमिशंस की ज़रूरत है। तो जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है और उसके माध्यम से ही चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल दो एनवायरमेंटल कंसर्न भी इस पर रेस किए जाते हैं, खासतौर से जो मैराइन इकोलॉजी, समुद्र में क्या असर पड़ता है, समुद्र के जो जीव हैं उन पर क्या असर पड़ता है। तो डिप्लॉयमेंट एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट जो लाइक इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक रिपेयर शिप्स, और ये भी है, ये जो डोमेस्टिक रिपेयर जैसी एरियाज़ हैं उन पर भी रिपेयर शिप्स फैसिलिटेट अ क्रूशियल फॉर क्विक रिस्पांस टाइम। तो जैसे क्योंकि देखो शिप्स हैं और जैसे अब अगर आपको कहीं पे भी डैमेज होता है तो वहाँ शिप्स के माध्यम से आपको जाना है। रिपेयर सर्विसेज जो है शिप्स का वो भी प्रॉपर आपका वो वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो इंडिया अपने अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है, जैसे एयरटेल का टू अफ्रीका पल्स है या सीमी V6 जैसे सिस्टम्स हैं। अब कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स और दूसरे जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करके तभी हम अपने अंडर सी सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लाइफ स्टॉक थेफ्ट की टू अफ्रीका जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो यहाँ वर्ड आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये बड़ा यूनिक सा, मतलब आप इसको कह सकते हो कि जैसे अफ्रीका के अंदर कई ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो क्या करते हैं, केबल ये लाइफ स्टॉक्स हैं ना, इनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, इनको दूसरी जगह बेच के और वहाँ से पैसा काम आता है। सेम सा प्रॉब्लम आप देखो कि बांग्लादेश में भी बहुत सारे जो कैटल ट्रैफिकिंग आपका प्रॉब्लम अराइज होता है। तो ये जो कैटल्स हैं इनका ट्रैफिकिंग किया जाता है। अब ये जैसे बोको हराम है तो ये लगभग काउस को स्टोल करना, शिप्स को ऐसा जो है इधर से उधर लेकर जाना, ये है। और उससे कुछ रेवेन्यू जो है ये बोको हराम जो कि नाइजीरिया में प्रेजेंट है वो जनरेट करता है। और इसकी वजह से जो लाइफ स्टॉक थेफ्ट है ये वायलेंट भी हो रहा है, इससे वायलेंस भी बढ़ रहा है। नाइजीरिया माली की बात करें तो वहाँ भी जो कि की लाइफ स्टॉक, नाइजीरिया माली से बहुत सारे लाइफ स्टॉक्स जो ये कैटल्स हैं इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये बहुत इम्पैक्ट भी करता है, लाइक आइवरी कोस्ट, बर्किना फासो जैसे एरियाज़ में जो है इनको भेजा भी जाता है। और ऐसा ही ये आपको बस ध्यान में रखना है कि इलीगल तरीके से इन लाइफ स्टॉक्स को बेचा जाता है, तो वो उससे जो पैसा जनरेट होता है उससे टेररिस्ट फाइनेंसिंग या टेररिज्म के लिए पैसा जो है वो जनरेट आपका हो रहा है। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैपिंग देख लेते हैं। मेगुरो रिवर ये मेंशन है इसमें, ये फ्लो करती है टोक्यो जापान से और इट्स ट्रिब्यूटरी इंक्लूड कीटाजावा रिवर एंड कारासुयामा रिवर। रिवर जो है फ्लो करती है टोक्यो बे से, ये ध्यान में रखना है। तो मेगुरो रिवर है एक, इज़ अ रिवर विच फ्लो थ्रू टोक्यो जापान एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का देखा जाए तो कीटाजावा रिवर है और कारासुयामा रिवर है।
रिवर फ्लो करती है, टोक्यो बे से आपका जो है वो फ्लो करती है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का आप हिस्सा बन सकते हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर फॉर जीएस, इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स है, ऑलरेडी का वीडियोज़ अपलोडेड है, आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। सौरभ पांडे सीसी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।